बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर एनेक्जर ए के अंदर हम अनरजिस्टर्ड की जो परचेज है वो कैसे ऐड करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो विदहोल्डिंग एजेंट है वो तो ऐड करके यानी कि उनके ऊपर तो ये इम्प्लीमेंट है कि वो 5% यानी कि डिडक्ट करके डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे, वो तो विदहोल्डिंग एजेंट हैं। वो लोग जो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, मसलन अदर देन कंपनीज एओपी या इंडिविजुअल जिन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता कि वो अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं, अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो वो इस रूल के अंदर फॉल नहीं करते कि वो 5% विदहेल्ड नहीं कर सकते। तो वो अनरजिस्टर्ड की जो परचेजेस हैं वो कैसे यानी कि इसके अंदर फाइल करेंगे। नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। वो जब भी यानी कि इनवॉइस पुट करेंगे तो वो अमाउंट सामने मेंशन कर देगा कि आप विदहोल्डिंग के साथ यानी कि अपनी इनवॉइस को सबमिट करें। तो इससे पहले इस पे जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि वो यानी कि कॉन्सेप्ट है क्या कि वो 5% डिडक्ट करना है, वो किस तरीके से होगा। एक चीज़ तो दोबारा से बता दूँ, एक चीज़ समझ लें कि जो विदहोल्डिंग एजेंट है वो ही 5% सेल जो 5% है ग्रॉस अमाउंट का 5% जमा करवाएगा विदहोल्डिंग एजेंट। विदहोल्डिंग एजेंट कौन होते हैं? कंपनीज यानी कि विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं। अदर देन कंपनीज एओपी और इंडिविजुअल विदहोल्डिंग एजेंट नहीं कहलाते। वो ग्रॉस वैल्यू का 5% डिपार्टमेंट में जमा नहीं करवाएंगे। तो सबसे पहले एक आगे कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट था क्या कि ग्रॉस वैल्यू अगर 1 लाख है, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 117 से दिस डिवाइड बाय दिस, ये वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई करना है 5 से, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये वैल्यू आ गई। एक चीज याद रखें, इसको कभी भी ग्रॉस पे डायरेक्ट 5% इंप्लीमेंट नहीं कीजिएगा। ये हमेशा ये कॉन्सेप्ट है इसका विदहोल्डिंग निकालने का। ये जो रूल एप्लीकेबल होता है ये विदहोल्डिंग एजेंट के लिए है। ये वो जमा करवाएगा, अदर देन कंपनीज वाले जो हैं वो ये जमा नहीं करवाएंगे। एओपी और इंडिविजुअल के लिए हम एक जुगाड़ लगाने जा रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। इसके अलावा मैं एक और आपको इसका कैलकुलेशन बता दूं इसकी कि 1 लाख है, 1 लाख को हम अगर 1.17 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 तो भी यही जवाब आएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके से कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ये किसके लिए? कंपनी जो विदहोल्डिंग एजेंट है ये उनके लिए एप्लीकेबल है, ये उनके लिए नहीं, अदर देन कंपनीज वालों के लिए नहीं है। मसलन फर्ज करें कि अदर देन कंपनी अगर एक मंथ के अंदर फर्ज करें कि 12 लाख की परचेज करती है, तो वो कैसे इसको वो करेगी। मसलन ये नंबर ऑफ क्लाइंट भी फर्ज करें 10 है 15 है कि वो इंडिविजुअल कर सकेगी नहीं। तो इसको सबसे पहले आगे इधर हम देखते हैं कि इसकी हम एंट्री करेंगे कैसे। हम इनवॉइस मैनेजमेंट में आएंगे, सेल लेजर पे आते हैं। सेल लेजर पे आने के बाद हम ऐड इनवॉइस पे आते हैं। ऐड इनवॉइस पे आने के बाद इधर CNIC नंबर लिख देते हैं। ये हमने CNIC नंबर लिख दिया। देखें ये नाम आ गया, अनरजिस्टर्ड आ गया सेल इनवॉइस में। सॉरी, ये परचेज इनवॉइस है। परचेज इनवॉइस में दोबारा से लिख देते हैं, CNIC नंबर दोबारा से लिख देते हैं। ये आ गया। यहाँ पे हम इनवॉइस टाइप के अंदर आके परचेज इनवॉइस में आके हम इनवॉइस नंबर मेंशन कर देते हैं, जो भी होगा हम 4 लिख देते हैं। डेट मेंशन कर देंगे यहाँ पे आके फरवरी, ये हमने कर दी। सप्लाईज पे आके हम लिख देते हैं जी पंजाब,
यहाँ आके लिख देते हैं हम पंजाब लिख देते हैं। गुड एट स्टैंडर्ड रेट, गुड स्टैंडर्ड रेट सेलेक्ट कर लेते हैं और एचएस कोड के अंदर आके हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करें यहाँ आके हम टी सिलेक्ट कर लेते हैं। टी के साथ हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट करें कि हम बैग्स सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ बैग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें कि ये एक है और इधर आते हैं हम 1 लाख की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखें स्टैरिक आ गया, 17,000 ये कह रहा है कि पे करें इसके अंदर, और इधर क्या कह रहा है इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड है। तो 17 ये क्या हम जमा थोड़ी करवा सकते हैं, ये तो रूल हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होता कि हम विद होल्डिंग एजेंट ही नहीं है। तो यहाँ हम अपनी परचेज को कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि 17,000 रुपये जमा करवाएं, तो हम सिंपली क्या हम जुगाड़ लगाएंगे, इसके ऊपर आके हम एक कर देंगे, एक करने के बाद इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम फर्ज करें कि ये एक बंदे की सेल है, हमने एक बंदे से परचेज की है 1 लाख रुपए। अब फर्ज करें कि मैंने इस तरह की कोई 12 लाख की सेल की है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं पूरा 12 लाख यहाँ मेंशन कर दूंगा एक साथ, और यहाँ पे एक लिख के इसको सेव कर दूंगा। तो मेरी जो अनरजिस्टर्ड की परचेज है वो बुक हो जाएगी, क्योंकि अभी भी सिस्टम जो है, अभी हो सकता है जब भी कोई नई इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी चीज़ के अंदर, तो काफ़ी सारा गैप्स इसमें जो होते हैं, क्रैक्स आते हैं। तो ये वक्त के साथ जो है चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट होती हैं। जैसे जैसे अब थोड़ा ये सिस्टम पुराना होता जाएगा, इसकी क्यूरीज आगे जाती जाएंगी, तो ये जो है इसको इम्प्रूव करते जाएंगे और सही करते जाएंगे। तो अभी जो है हम अनरजिस्टर्ड की जो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड की जो वो परचेज कर रहे हैं, तो हम उसकी सेल इस तरह कर सकते हैं। मसलन एक साथ हम एम डालेंगे और एक साथ पूरी जितनी भी हमने परचेज की होगी उसको क्लब करके यहाँ वैल्यू लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो हम इस मसले से तो यानी कि विद होल्डिंग एजेंट है ही नहीं, तो 1 रुपया हमें पे करना होगा फिर, और ये हमारी यानी कि एंट्री भी क्लियर हो जाएगी। मैं एक बार सेव करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये पूरी ये लिखने के बाद ये देखें ये है, इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार ताकि मैं आपको दिखा दूं। ये देखें सेव हो गई है, ठीक है। 1 रुपया ये 12 लाख है, और यहाँ पे आने के बाद ये देखें 1 रुपया हमें पे करना होगा, ये मैंने सेव कर दी है। हम इजीली अपनी पूरी परचेज को इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, जो विद होल्डिंग एजेंट है वो तो आपको मैंने रूल बता दिया, विद होल्डिंग एजेंट के लिए क्या रूल इम्प्लीमेंट होगा, तो वो फॉलो करेंगे। उसके अलावा इस टॉपिक में आप अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।